हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हम द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले आपके आईसीएससी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके को कंटिन्यू। ओके, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी थी जो आपने अगर मिस की होगी तो आपको पक्का देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने एकदम अच्छे से देखा था मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ओके, और साथ ही में अंत में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा, ऐसा तो कहोगे कि बहुत ही आपने अगल बगल में देखा होगा, सुना होगा, पर समझा नहीं होगा, और वो है कोरोजन। ओके, तो होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, क्योंकि ये अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितना बड़ा चीज हो रहा है हमारे अगल बगल में, हमें पता ही नहीं। ओके, अब होता क्या है कोरोजन इन मेटल्स? सिंपली मेटल का खराब होना, डिटीरियोरेशन मतलब खराब होना। ठीक है, किसका भाई? मेटल्स का। किसके वजह से भाई? किसके वजह से? ओके, ड्यू टू इट्स कन्वर्जन इनटू मोर स्टेबल कॉम्पाउंड्स। ठीक है, तो डिटोरियोरेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का खराब होना ड्यू टू इट्स कन्वर्जन इनटू मोर स्टेबल कंपाउंड्स। ओके, क्यों खराब होना? क्योंकि हमारा जो मेटल है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ अच्छा खासा स्थिर कंपाउंड। ओके, जो मेटल से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब स्टेबल मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ना। अगर देखो, उठता मतलब घूमता फिरता चिल्लाता हुआ कूदता हुआ आदमी अगर आपके सामने आ जाए तो आप कहोगे यार ये तो थोड़ा स्टेबल नहीं लग रहा है मुझे, राइट? क्योंकि ये चिल्ला रहा है, कूद रहा है ये हवा। पर वही अगर आपके सामने एक संत साधु आदमी आ जाए तो आपको लगेगा हाँ भाई ये स्थिर है थोड़ा, ओके, शांत है, मतलब थोड़ा बहुत स्थिर है। ओके, तो इनके केस में भी स्टेबिलिटी ऐसी होती है। अब देखो, जैसे कि कूदता हुआ आदमी आपके पास आए तो हमको समझ में आएगा कि यार काफी कम अनस्टेबल है, काफी कम अनस्टेबल है, मतलब काफी कम, सॉरी, स्टेबल है, काफी कम स्टेबल है, या फिर अनस्टेबल इंसान है, कूदता हुआ चिल्लाता हुआ चीखता हुआ आदमी। अब इस कूदते चिल्लाते चीखते हुए आदमी के पास आप समझोगे, एक आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा एनर्जी दिखेगी आपको, कर रहा है, राइट? पर वही अगर शांत आदमी तो देखोगे, संत साधु आदमी को जो आपके साथ शांति से बात कर रहा है, तो आप कहोगे वो स्टेबल है। पर उसके ही देखोगे तो आपको दिखेगी ज्यादा एनर्जी नहीं बाहर निकल रही है, ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, दिख रहा है वो, राइट? तो जो कम स्टेबल होते हैं, ओके, उनके पास ढेर सारी एनर्जी होती है। जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो थोड़े, उनके पास कम एनर्जी होती है। तो ऐसे ही होता है हमारे पूरे संसार में, नेचर में भी। तो हमारा जो एलिमेंट है, ओके, वो कम स्टेबल है, उसके पास अच्छी खासी ज्यादा एनर्जी होती है। तो वही क्या करता है, ओके, कन्वर्ट होता है ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स में जिनके पास कम एनर्जी है। और हमारे नेचर में सारी चीजें स्टेबिलिटी की तरफ ही तो दौड़ रही है, राइट? सभी को तो स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? इंसान भी किसके पीछे दौड़ रहा है भाई? स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ रहा है। मुझे स्टेबल होना है, मुझे ये करना है, मैं घर लूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। वैसे ही एटम्स भी तो वही करते हैं भाई, एटम्स भी जुड़ जाते हैं ताकि उनको स्टेबल होना है। तो वैसे हमारा मेटल भी जो है, ओके, वो अच्छे खासे स्टेबल कंपाउंड में बदल जाता है। पर अब इस प्रोसेस में हमें जो नहीं चाहिए वो होता है क्या? मेटल का खराब होना, और इसी को हम लोग कहते हैं करोजन। ठीक है, मेटल का खराब होना ड्यू टू मेटल का कन्वर्जन इनटू मोर स्टेबल कंपाउंड। अब एग्जांपल से समझाता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा ये एल्यूमिनियम के एकदम मस्त मस्त रॉड्स। अगर हम लोग इसको ऐसे ही खुले छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, उनके ऊपर ना एक लेयर आ जाएगा, ओके, और वो लेयर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है Al2O3, ओके, उस लेयर का। तो एल्यूमिनियम बन गया मोर स्टेबल कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, पर इस चक्कर में हमारा एल्यूमिनियम तो खराब हो गया, करेक्ट? ये एल्यूमिनियम तो खराब हो गया अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सिल्वर। अब देखो मेरे हाथ में भी एक सिल्वर की रिंग है, आपके भी घर में किसी के पास सिल्वर की रिंग वगैरह होगी ना, तो देख लेना, ध्यान से देख लेना थोड़ा। ओके, कुछ दिनों के बाद, यूज करने के बाद, ओके, कुछ टाइम के बाद क्या होगा मालूम है? सिल्वर के ऊपर ना ऐसे ब्लैक कलर का डिपॉजिट दिखेगा आपको, ब्लैक कलर का लेयर दिखेगा ऐसे थोड़ा बहुत। ओके,
तो अब वो क्या है, वो एक्चुअल में ना वो सिल्वर सल्फाइड का लेयर है एक। ओके, सिल्वर सल्फाइड नाम का एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का लेयर है वो सिल्वर सल्फाइड है। ओके, समझ में आ गई बात। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सिल्वर खराब हो रहा है, सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ मोर स्टेबल कंपाउंड सिल्वर सल्फाइड, उस चक्कर में हमारा सिल्वर खत्म हो रहा है या फिर खराब हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आपने देखा होगा ये कॉपर के जो यूटेंसिल्स होंगे आपके पास, या फिर कोई कॉपर का अगर पाइप होगा, ओके, कहीं पर भी कॉपर का कुछ भी आर्टिकल होगा, तो आप देखोगे उसके ऊपर ना थोड़ा ग्रीनिश कोटिंग आती है। ओके, मेरे पास एक घड़ी थी, ओके, जिसके ऊपर गोल्ड की गोल्डन प्लेटिंग थी। ओके, पर अंदर तो कॉपर था। अब जब वो गोल्डन प्लेटिंग निकल गई थी मेरे घड़ी की, तो कॉपर दिखने लग गया था, और वो जो कॉपर है कुछ टाइम के बाद मैंने देखा तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आने लग गई थी। अब ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ना, ओके, जो कॉपर के बर्तन पर या फिर कॉपर के आर्टिकल्स पर आती है, इसे ये होती है कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग। ओके, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की कोटिंग। ओके, अब इसमें भी क्या हो गया, हमारा जो कॉपर था ना ये चेंज हो गया इनटू अ मोर स्टेबल कंपाउंड कॉपर कार्बोनेट। पर इस चक्कर में हुआ क्या, हमारा कॉपर हो गया खराब। ठीक है, ओके, और उसी तरह आयरन के नेल्स देखो आप, कई दिनों तक उनको ऐसे ही छोड़ दो खुले में, या फिर कहीं पर अगर दीवार पर ठोका हुआ आयरन रहेगा आपके घर के बाहर वगैरह कहीं पर भी, आप देखोगे कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद वो ऐसे उनको ऐसे जंग लग गया होगा। ओके, जंग लग गई होगी उनको। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये जो आयरन है ना इसके ऊपर ऐसा ये रेडिश ब्राउन जो लेयर बन रहा है। ओके, रेडिश ब्राउन लेयर। ओके, इसको कहते हैं हम लोग रस्ट। ठीक है, अब रस्ट ये भी एक कंपाउंड सा ही है जो ज्यादा स्टेबल है देन द नॉर्मल आयरन। तो हमारा नॉर्मल आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, पर चक्कर में आयरन हमारा हो रहा है खराब। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स है हमारे अगल बगल में होने वाले मेटल्स के करोजन की। अब इसमें से हम लोग चुन के इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, रस्ट को पढ़ेंगे। ओके, आयरन कैसे खराब होता है उस चीज को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आते हैं रस्टिंग पर। अब रस्टिंग मतलब एकदम आसान शब्दों में आपको बताऊं मैं तो आयरन का रस्ट में कन्वर्जन होना, इसको कहते हैं रस्टिंग। सिंपल। अब थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं, तो रस्टिंग होता है सिंपली ओके ऐसा प्रोसेस जिसमें आयरन हमारा ओके ऑक्सीजन जो हमारे एयर में है, ओके सॉरी मैं वर्ड्स में लिखूंगा, आयरन हमारा जो हमारा एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ, और हमें तो पता है हमारे एयर में वाटर वेपर भी होता है, तो हमारे एयर में जो वाटर है उसके साथ ओके रिएक्ट करता है और रस्ट बनता है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में समझ लिया हम लोगों ने, थोड़ा डिटेल में और कि भाई रस्ट आयरन मतलब आयरन रस्ट में कैसे बदलता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब तो पढ़ लिया है, तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखना है वो भी हम लोग ने सीख लिया था, करेक्ट। अब ये जो हमारा वर्ड इक्वेशन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और रस्ट में बदल रहा है। अब ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी प्रोसेस ये ना काफी ज्यादा स्लो है, ओके थोड़ा धीरे धीरे होती है, और इसको हम लोग स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर इतना समझ लेना कि इसमें ना आयरन में ओके जो आयरन के साथ ऑक्सीजन का कुछ रिएक्शन बन रहा है, उसके साथ उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ओके, पहले तो सिर्फ आयरन था, ओके सिंपल आयरन, पर जब रस्ट बनता है ओके तो एक्चुअल में रस्ट होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का मतलब समझाता हूं मैं, देखो इसका कुछ ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कहोगे सर सिंपल सा है क्या, देख के कैसे लग रहा है, राइट, डरने की कोई बात नहीं, मैं सिंपल कर दूंगा ना आपके लिए। देखो ध्यान से, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मैंने कहा है, हाइड्रेटेड मतलब पानी है, तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर वाटर ओके फेरिक ऑक्साइड, तो देखो ये जो Fe2O3 है ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है Fe2O3.XH2O, ये है हमारे रस्ट का फॉर्मूला, जिसमें देखो हाइड्रेटेड मतलब माने वाटर, फेरिक ऑक्साइड, ये देखो Fe2O3 ये कंपाउंड होता है फेरिक ऑक्साइड, तो पानी और फेरिक ऑक्साइड दोनों है इसीलिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर वाटर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा फेरिक ऑक्साइड इसलिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और बीच में एक्स लगा है सर, आपको कि ये सर क्या है, ये एक्स क्या है, एक्स मतलब
1 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा वेरिएबल ऐसा कुछ हमारा नंबर हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो इसमें क्या हो गया, देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ओके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ऑक्सीडेशन क्यों कह रहा था मैं, बात समझ में आ गई, सिंपल सी चीज थी। ओके, आयरन हमारे एयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इन द एयर, ओके, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और एयर में ही जो वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दैट इज वाटर वेपर, ओके, वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा रस्ट, जो कि है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, आयरन प्लस ऑक्सीजन जो एयर में है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो भी एयर में है वाटर वेपर, ठीक है, बनाएगा रस्ट, सिंपल। उसका वर्ड इक्वेशन भी मैंने बता दिया आपको, आयरन ऑक्सीजन और वाटर को, मतलब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स अस रस्ट, ठीक है। रस्ट को आप हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर, तो वर्ड इक्वेशंस में हम लोग अक्सर ऐसा कुछ नहीं लिखते, राइट, हम लोग लिखते हैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छे से फॉर्म में, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही लिखा करो, ओके, रस्ट मत लिखा करो वर्ड इक्वेशन में, ठीक है। क्लियर, चलो बन गया अपना ये वर्ड इक्वेशन। अब देखना ध्यान से, ये रस्टिंग कैसे होती है हम लोग ने समझी, पर रस्टिंग की वजह से क्या होता है मालूम है, अब बीच बीच में जब एक बार रस्टिंग होगी, ऊपर का जो लेयर है हमारे आयरन का वो रस्ट होगा, ठीक है, तो रस्ट होने के बाद ऐसा रेडिश ब्राउन रस्ट का लेयर बन जाएगा, ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का लेयर, और ये जो रेडिश ब्राउन लेयर है ना, ये फ्लेक ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जब निकल जाएगा तब अंदर जो आयरन रहेगा, अच्छा वाला आयरन, देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा वाला आयरन दिख रहा है, ओके, यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा वाला आयरन दिख रहा है, वो एक्सपोज हो जाएगा फिर से, ओके, फिर से वो रस्ट होगा, फिर से रस्ट होने के बाद उसके ऊपर क्या आएगा, लेयर आएगी रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट की, फिर से वो निकल जाएगी, फिर से अंदर नया जो अच्छा वाला आयरन होगा, मतलब अंदर का आयरन, ओके, जो एक्सपोज नहीं था पहले पर अब एक्सपोज हो जाएगा, फिर से वो रस्ट होगा, कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आयरन नील था ना, इसमें ऊपर का लेयर रस्ट हो गया, ये निकल गया अब, ओके, तो ये निकल गया तो क्या हो गया, अंदर वाला फ्रेश सरफेस आयरन का एक्सपोज हो गया, फिर ये फिर से रस्ट होगा, ये फिर से रस्ट हो गया, ठीक है, ये भी फिर से निकल जाएगा लेयर, ओके, फिर से अंदर का फ्रेश लेयर एक्सपोज होगा, ओके, और ऐसे रस्टिंग चलती रहेगी। तो इसकी वजह से अंदर 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 रस्ट होते होते जाएगा हमारा आयरन का आर्टिकल और ख़राब हो जाएगा एक पॉइंट पर। तो अगर बहुत 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 टाइम तक अगर हम लोग ऐसे रख देंगे, ओके, आयरन के आर्टिकल्स को, तो शायद उसका पूरा का पूरा खराब होकर चूरा भी हो जाए, ठीक है, रस्ट का चूरा भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब रस्टिंग की वजह से क्या क्या नुकसान है भाई, ओके, जैसे कि देख सकते हो आप कितने सारे आर्टिकल्स हम लोग आयरन के बनाते हैं, तो वो अब नॉर्मल एयर को तो एक्सपोज हो ही जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे तो एयर में से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और रस्ट बनाएंगे, खत्म, आयरन का रस्ट में कन्वर्जन होना खत्म, हमारा आयरन खराब हो गया, ठीक है। वैसे बहुत ढेर सारा आयरन खराब हो जाता है फिर, ओके, तो हमें इकोनॉमिकली लॉस हो जाता है, ओके, जेब में होल हो जाता है हमारे, मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे ही कई सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो बड़े बड़े, ओके, उनमें आयरन का इस्तेमाल होता है, तो आयरन अगर रस्ट होगा तो वो स्ट्रक्चर्स भी खराब हो जाएंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा बड़ा होल हो जाएगा हमारे जेब में, हमारे मतलब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उन लोगों के जेब में, मतलब इंसानों के जेब में, ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक लॉस हो जाता है हमें। अब रस्ट के नेचर को जानते हैं थोड़ा बहुत, तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसा हम लोग मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ओके, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया मालूम, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ओके, और मेरे पास ऐसा रस्टेड आयरन नील था, ओके, तो मैंने इसमें से ना रस्टेड आयरन नील के ऊपर का जो रेडिश ब्राउन लेयर है रस्ट का वो निकाला, ओके, और मैंने क्या किया, इस रेडिश ब्राउन लेयर को मैंने डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े, मतलब लेयर को मैंने ऐसे चूरा किया, उसका चूरन को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, पानी डालूंगा, ठीक है, तो पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो मस्त उसको मैंने थोड़ा मिक्स किया अच्छे से, ठीक है, तो ये मिक्सचर बन गया मेरे पानी और रस्ट का, फाइन, पानी और रस्ट का मिक्सचर। अब मैंने क्या किया, लिटमस पेपर लिया। अब ये जो पेपर होता है ना, ये हमें नेचर बताता है, ओके, कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो
अब एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये नेचर्स है, इनके बारे में आप और डेप्थ में पढ़ते जाओगे। फिलहाल तो इतना समझ लेना। ओके, कुछ सब्सटेंसेस का नेचर एसिडिक होता है, कुछ सब्सटेंसेस का नेचर बेसिक होता है, कुछ सब्सटेंसेस का नेचर न्यूट्रल होता है। हमारे रस्ट का नेचर कैसा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वो जानते कैसे हम लोग? लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके। ओके, अब देखो क्या होगा। मैंने क्या किया, रस्ट को लिया, पानी में मिक्स किया, अच्छे से मिक्सचर बनाया। अब मेरे को नेचर जानना है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। हम लोग जान सकते हैं लिटमस पेपर की मदद से, तो मैंने लिटमस पेपर लिया। ओके, तो दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। एक तो होता है रेड लिटमस पेपर। ओके ओके, ये ऐसे रेड, पूरा का पूरा रेड, ठीक है, पूरा का पूरा रेड, सॉरी ऐसे रेड लिटमस पेपर। और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, ठीक है, ऐसे। चलो मैंने पेपर बना दिए। अब इन दो पेपर्स को मैंने लिया और इस सॉल्यूशन में डुबो दिया एक एक करके। तो जब मैंने ब्लू को डुबो दिया तो ब्लू में कुछ कलर चेंज नहीं आया, पर जब मैंने रेड को डुबो दिया, इसमें टाइम करके डुबो दिया, बाहर निकाला, तो मेरे को रेड कलर का जो पेपर जितना मैंने डुबाया था उतना ब्लू हो गया। तो जब कभी ऐसा होता है रेड कलर का लिटमस पेपर ओके ब्लू में बदल जाए, ओके ब्लू में बदल जाए, तो इसका मतलब होता है कि हमारा सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आता है कि भाई हमारा जो रस्ट का सॉल्यूशन है, ओके सॉल्यूशन छोड़ दो, या फिर हम लोग ऐसे सिंपल कह सकते हो जो मिक्सचर है वाटर और रस्ट का, ओके उसमें हम लोग ने रेड लिटमस पेपर डुबोने के बाद वो ब्लू हो गया। ब्लू हो गया इसका मतलब वो बेसिक है। याद कैसे रखेंगे? ब्लू बेसिक। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया मतलब बेसिक। ठीक है, अब अगर सपोज ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता तो ओके तो उल्टा एसिडिक। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता तो एसिडिक। ठीक है, इसको मैं यूज करता हूं थोड़ा। ठीक है, तो एसिडिक बन जाएगा अपना, तो मतलब एसिडिक होगा नेचर। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है, हमारा ब्लू तो ब्लू ही रह गया। ओके, पर हमारा जो रेड था वो ब्लू बन गया, रेड ब्लू बन गया। ओके, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो मिक्सचर है वाटर और रस्ट का वो है बेसिक। क्लियर? आपको बात समझ में आ गई? फिलहाल तो इतना डेप्थ में ठीक है समझना। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रस्ट होने के लिए कौन से कंडीशंस चाहिए। अब हम लोग ने पढ़ ली है, ऑलरेडी पढ़ ली है, आयरन, ऑक्सीजन जो एयर में होता है और वाटर जो एयर में होता है, इनके साथ रिएक्ट करता है और रस्ट बनता है। करेक्ट करेक्ट राइट, हमारा आयरन, ऑक्सीजन जो एयर में होता है और वाटर जो एयर में हम लोग को जो एयर में होता है, ओके वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब वाटर जो होता है एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में। ओके, तो इनके साथ, इन दोनों के साथ आयरन रिएक्ट करता है और रस्ट बनाता है। राइट, तो रस्ट होने के लिए क्या चीजें चाहिए भाई? ऑक्सीजन और वाटर। खत्म। ओके, तो ऑक्सीजन और वाटर मतलब ऑक्सीजन तो एयर में होता है और अगर एयर में मॉइस्चर हो तो वाटर भी है। राइट, तो हम लोग अगर हम लोग कह रहे हैं कि एयर में मॉइस्चर है तो वाटर भी है। राइट, तो हम लोग इसी को कहते हैं मॉइस्ट एयर। अगल बगल में मॉइस्ट एयर होगा तो रस्टिंग हो जाएगी। यही कंडीशन एक चाहिए, मॉइस्ट एयर होना चाहिए। ठीक है, ओके, या फिर ऑक्सीजन या फिर वाटर होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट एयर या फिर ऑक्सीजन या फिर वाटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? मॉइस्ट एयर मतलब ही ऑक्सीजन और वाटर है उसमें। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई मॉइस्ट एयर होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन और वाटर किसी, मतलब ऑक्सीजन और वाटर आयरन के साथ मिलने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई? अब जो हमारे जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके ये जो चारों गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जब रहेंगी, इनका प्रेजेंस जब रहेगा तब रस्टिंग फास्ट हो जाएगी। ओके, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? अब ये कंडीशंस नेसेसरी है, ऑक्सीजन और वाटर नेसेसरी है रस्टिंग के लिए। ये कैसे समझेंगे हम लोग? एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। ओके, तो उसको भी मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो हमारे पास ना, मैं एक सपोज एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसमें आयरन नेल डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो आयरन नेल है, मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एकदम गरम गरम उबला हुआ पानी डाल दिया, पूरा का पूरा गरम पानी डाल दिया इसमें। ओके, उबला हुआ।
और मैंने टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, ऐसे रबर कॉर्क लगा दिया इसके ऊपर, ओके, टाइट फिट कर दिया। तो पूरे टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा बॉइल्ड वाटर भरा हुआ है और अंदर आयरन नेल मैंने छोड़ दिया। ये एक हो गया, ओके। दूसरी जगह पे मैंने क्या किया, ओके, मेरे पास एक ऐसा वेसल है, ओके, तो उस वेसल में मैंने क्या किया, नीचे ग्लास का वेसल है, नीचे ऐसे उस वेसल में यहाँ पर नीचे से होल्स है, ओके, अब और उस होल के नीचे ऐसे और एक ऐसा वेसल है हमारे पास, ओके। तो इसको एक्चुअल में डेसिकेटर कहते हैं। फिलहाल तो आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे पास एक ग्लास का बर्तन जैसा है कुछ, ओके, उसको नीचे ऐसे होल है, होल, ओके, उन होल्स के नीचे ही मैं एक ऐसा बर्तन लगा दूंगा सपोज, ओके। तो हम लोग एक घर बनाया हुआ डेसिकेटर बना रहे हैं इन शॉर्ट, ओके, घर में बना हुआ। तो ऊपर ग्लास का बर्तन है जिसमें होल्स है, नीचे भी एक ग्लास का बर्तन मैंने लिया, ओके, बरोबर मैंने होल के ऊपर रखा, मतलब होल्स ऊपर रखे उस ग्लास के बर्तन में, और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिया मैंने, ओके, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ओके। अब ये क्या होता है इतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं, इसका एक ही काम आप समझ लो, ये जहां पर पानी उसको अगल बगल में मिले खींच लेगा उसके अंदर, ठीक है। तो पानी का अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है, ऐसे समझ लो वाटर का। तो एयर में भी अगर पानी रहेगा तो एयर में से भी खींच लेगा वो, ठीक है। मतलब समझ में आ गई बात आपको? इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब एयर में जो पानी है उसको खींचने का काम करता है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इस डेसिकेटर के डब्बे को हम लोग करेंगे बंद। बस बंद करने से पहले होल के थोड़ा आजू बाजू में, ओके, आयरन का एक नेल रख देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, जो यहां, ओके, अंदर का जो एयर है इसमें अंदर जो पानी रहेगा, वाटर वेपर रहेगा, उसको खा जाएगा ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा वाटर वेपर, ठीक, मतलब वाटर यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड है एनहाइड्रस, वो खुद में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और तीसरा एक है टेस्ट ट्यूब हमारे पास, जिसमें हम लोग ने क्या किया, सिंपली आयरन का नेल रखा, ओके, और ऐसे ही उसको छोड़ दिया, ओके, ऊपर खुला रखा उसको हम लोग ने, ओके, और मॉइस्ट एयर में रख दिया हम लोग ने इस टेस्ट ट्यूब को। तो थोड़े दिन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसको मॉइस्ट एयर में हम लोग ने रखा, तो इसको हम लोग ने ऑक्सीजन भी दिया, राइट, वाटर भी दिया, राइट, मॉइस्ट एयर में रखा मतलब ऑक्सीजन और वाटर दोनों दे दिया, करेक्ट। तो ये रस्ट हो जाएगा, तो ये जंग लग गई इसको। इसके और इसके केस में ना ये दोनों रस्ट ही नहीं हुए, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ना एयर तो था, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन तो है, इस ग्लास के वेसल में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन तो है, पर पानी नहीं है, वाटर वेपर ही नहीं है, क्योंकि वाटर तो पूरा का पूरा ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की ही कमी है, तो दोनों में से एक चीज नहीं है तो हमारा आयरन रस्ट नहीं बन पाएगा, ओके, ये चीज नहीं है तो रस्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ओके, उसी तरह यहां पर देखो, यहां पर पानी है, ढेर सारा पानी है, पर ऑक्सीजन ही नहीं है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर जो होता है हम लोग ने पढ़ा है, ओके, चैप्टर नंबर 4 में, वाटर वाले चैप्टर में, कि भाई बॉइल्ड वाटर में से ऑक्सीजन निकल जाता है। पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, आप कहोगे सर हम लोग बहुत होशियार है, ओके, पानी लिया आपने, पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन आयरन नेल यूज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, बॉइल्ड वाटर है, ओके। बॉइल्ड वाटर में से ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया जाता है, ओके, जब वाटर बॉयल होता है तो वाटर के अंदर का ऑक्सीजन बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे, ओके, जब वाटर बॉयल होता है देखो, तो वाटर के अंदर का ऑक्सीजन बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉइल्ड वाटर के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब बॉइल्ड वाटर से भरा हुआ है, इसमें पानी तो ढेर सारा है पर ऑक्सीजन इल्ला नहीं है, ओके। तो वाटर है पर ऑक्सीजन नहीं है तो रस्ट नहीं होगा। यहाँ पर वाटर नहीं है पर ऑक्सीजन है तो भी रस्ट नहीं होगा। कब रस्ट होगा? जब दोनों वाटर है और ऑक्सीजन है, राइट, जैसे कि इस कंडीशन में था, मॉइस्ट एयर में रखा है तो इसमें वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लियर? तो आपको समझ में आ गई कि भाई ये जरूरी है, आयरन को रस्ट होने के लिए वाटर और ऑक्सीजन जरूरी है। अब देखते हैं भाई इस रस्टिंग को रोके कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। सिंपल सी चीज है, रस्टिंग होती किसके वजह से है? मॉइस्ट एयर के वजह से, राइट, या फिर ऑक्सीजन और वाटर के वजह से, ओके। तो हमारा अगर आयरन हम लोग ने, ओके, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने ही नहीं दिया तो, इनके कांटेक्ट में अगर आने ही नहीं दिया तो
तो आयरन आयरन ही रहेगा, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा आयरन अगर ना ही ऑक्सीजन ना ही वाटर के कांटेक्ट में आए तो रस्ट तो बनेगा ही नहीं, करेक्ट, रस्ट तो बनेगा ही नहीं, तो आयरन आयरन ही रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग को बस आयरन का कांटेक्ट तोड़ना है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, ठीक है। अब कांटेक्ट कैसे तोड़े इसका, हम लोग सिंपली आयरन को अगर किसी भी चीज को कांटेक्ट तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उस चीज को किसी दूसरे चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं, करेक्ट, करेक्ट, आपने भी कहा होगा ढक सकते हैं, राइट। तो वैसे हम लोग आयरन को भी किसी दूसरे चीज से कोट करेंगे, ठीक है। कोटिंग मतलब, कोट करना मतलब किसी दूसरे चीज से हम लोग उसको ढक रहे हैं, राइट, कोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो कोटिंग है ये हम लोग मेटल की कोटिंग लगा सकते हैं आयरन के ऊपर, या फिर नॉन मेटल्स, मतलब मेटल की कोटिंग लगा देंगे तो मेटालिक कोटिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग किसी और चीज से उसको कोट कर रहे हैं तो नॉन मेटालिक कोटिंग हम लोग इसको कहते हैं, ओके। बस एक ऊपर ऊपर ऐसे एक नाम दिया है, ओके। अगर कोटिंग हम लोग अगर मेटल की लगा रहे हैं तो मेटालिक कोटिंग, अगर मेटल की नहीं लगा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कोटिंग, ठीक है। तो एक एक प्रकार की कोटिंग हम लोग देखेंगे फटाफट और समझेंगे कि भाई कैसे हमारे आयरन को बचाया जाए। तो नॉन मेटालिक कोटिंग से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग ऑयलिंग कर सकते हैं आयरन का। ऑयलिंग मतलब एक थिन पतला सा लेयर हम लोग ऑयल का या फिर हम लोग ग्रीस का आयरन के ऊपर लगा सकते हैं, ओके, ताकि हमारा आयरन रस्ट ना हो। क्योंकि अब क्या होगा, देखो आयरन के ऊपर अगर हम लोग ने पतला सा ऑयल का या फिर ग्रीस का लेयर लगा दिया तो ये जो अंदर हमारा आयरन है उसका कांटेक्ट टूट जाएगा ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी, तो आयरन आयरन रहेगा मस्त एकदम अच्छा खासा, ठीक है। थिन लेयर ऑफ ऑयल या फिर ग्रीस लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो बच गया हमारा आयरन। वैसे ही और कैसे बच सकता है हमारा आयरन, पेंट करने से। आपने कई बार देखा होगा आपके घर में आपके पापा वगैरह, बड़े भाई वगैरह जो भी है, ओके, बड़े लोग, आपके घर में अगर कोई ग्रिल वगैरह रहेगी, ओके, जैसे ऐसी ग्रिल्स रहती है खिड़कियों को, ताकि आप कूदे ना बाहर, आप मस्ती ना करें, राइट, ओके, किसी के मतलब कुछ फेंक ना दे बाहर, ऐसे कुछ चीज़ें ना करें, इसीलिए ग्रिल्स लगाए रहते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये सेफ्टी वाले जो ग्रिल्स रहते हैं इनको कई बार बहुत इनका 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 कलर अगर खराब हो गया, निकल गया, तो फिर से कलर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर आयरन से बनी हुई है तो इनको पेंट करने पर क्या होगा, आयरन के ऊपर पेंट का लेयर आ जाएगा, राइट। तो आयरन हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आ सकता, तो आयरन आयरन रहेगा, रस्ट नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये भी एक तरीका हो सकता है आयरन को बचाने का, जैसे कि ऑयलिंग है वैसे ही पेंटिंग। और सिंपली दूसरा है टार लगाना, ओके। तो हम लोग कोल टार यूज कर सकते हैं। कोल टार कुछ नहीं, कोल से ही बनाया जाता है, ओके। अब ये जो कोल टार होता है ना, ओके, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और आयरन को वैसे ही फिर से कोट कर सकते हैं। तो किस में इस्तेमाल किया जाता है इनका, मोस्टली ना ऐसे बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, ओके, उनके निचला वाला हिस्सा कौन ही देखता है, राइट। अब ये जो जहाज है, ओके, ये जो शिप है बड़ी बड़ी, इसका निचला वाला हिस्सा कौन देख रहा है, क्या किसको पता चल रहा है, कुछ नहीं ना। तो इसके निचले वाले हिस्सा हमेशा पानी के कांटेक्ट में है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिल गया, पानी मिल गया, रस्ट होना शुरू हो जाएगा, बाप रे बाप। तो बचाए कैसे, ये अंदर का निचला वाला भाग है ना, इसको पेंट वेंट क्यों करना है, अरे भाई हम लोग कोल्टार लगा देंगे, ओके। तो पूरे के पूरे ये निचले वाले हिस्से को कोल्टार से कवर कर लिया, ओके, और बात बन गई अपनी। क्यों, अब देखो कोल्टार ना, एक तो पहली बात ये सस्ता है पेंट से, ओके, और ये पेंट से ज्यादा टिकाऊ भी है, ओके। तो निचला वाला हिस्सा पेंट करने से अच्छा कोल्टार लगा देंगे, काला दिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दिखने नहीं वाला, कोई देखने नहीं वाला है कोई, करेक्ट, ऊपर का ही शिप दिखेगा, तो काला है या गोरा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो हम लोग कोल्टार लगा सकते हैं क्योंकि वो चीप भी है और ज्यादा, ओके, टिकाऊ भी है देन द पेंट, क्लियर। तो ऐसे हम लोग कोल्टार का इस्तेमाल भी करके बचा सकते हैं ऐसे बड़े बड़े ऐसे चीजों को, मतलब शिप वगैरह जैसे चीजों को, ओके, ताकि वो रस्ट ना हो। अब आते हैं मेटालिक कोटिंग पर, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग आयरन के ऊपर मेटल की कोटिंग लगा सकते हैं। कैसे, सिंपली आयरन की शीट्स को डुबो दो भाई जिंक में, ओके। तो हम लोग कहते हैं हम लोग ने गैल्वेनाइज कर दिया आयरन को, ठीक है। सिंपली डिपिंग आयरन शीट्स इन द मोल्टन जिंक, ओके, जिंक को मेल्ट करेंगे और उसमें आयरन शीट्स को डुबो देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ जाएगा, ओके। तो जिंक का ऐसा लेयर चढ़ गया, ओके, एकदम मस्त सा, तो हमारा आयरन क्या हो गया, ओके, कोट हो गया ऊपर, तो ऑक्सीजन और एयर से बच गया,
राइट, सॉरी, ऑक्सीजन और वाटर से बच जाएगा, तो रस्ट नहीं होगा। फिलहाल ये बात समझ लो कि ये जो आयरन के आर्टिकल्स जिनको हम लोग गैल्वेनाइज करते हैं, ओके, ये ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग करते हैं जो एकदम ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टू मॉइस्ट एरियाज। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा ये जो गैल्वेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ओके, इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि भाई जिंक का कोटिंग लगाने से क्या ही होगा, मतलब ऐसा क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लग गई, आयरन तो बच गया बेचारा। ओके, ऑक्सीजन और एयर के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन और वाटर के साथ अब आयरन का कांटेक्ट नहीं आएगा, तो आयरन तो बच गया, पर जिंक तो आएगा ना कांटेक्ट में। ओके, अब होगा क्या मालूम है, जिंक और आयरन, ओके, इसमें जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ओके, ज्यादा रिएक्टिव होता है देन आयरन। तो वो क्या बोलेगा, आयरन तू रुक जा, तू चुप बैठ, मैं रिएक्ट करूंगा पहले, राइट, मैं रिएक्टिव हूं तेरे से ज्यादा, तो मैं रिएक्ट करूंगा पहले ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक रिएक्ट करेगा पहले। ओके, इस चक्कर में आयरन बच जाएगा, राइट। ओके, तो इस तरह गैल्वेनाइजेशन करने के बाद हमारा आयरन बचता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसी तरह टिनिंग, अब ये भी सिंपल सी चीज है, वही हम लोग आयरन के शीट्स को मोल्टन टिन में डुबो देंगे, ठीक है। देखो, डिपिंग आयरन शीट्स इन मोल्टन टिन। ओके, अब ये कब हम लोग यूज करते हैं टिनिंग वगैरह, मतलब टिनिंग कब करते हैं आयरन का, ऐसे आयरन के आर्टिकल्स को टिनिंग करते हैं जो हम लोग फूड पैकेजिंग या फिर फूड स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऐसे आयरन आर्टिकल्स को। अब ये जो एग्जाम्पल के तौर में आप पिक्चर में देख सकते हो, ये टिन के कंटेनर्स है, राइट। अब इसमें देखो सब्जी है, इसमें भी सब्जी है, राइट, तो सब्जियों को, फूड को स्टोर करके रखा है इसके अंदर, ओके, इन टिन के कंटेनर्स में। ओके, अब इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि हम लोग, अगर हमको कोई भी मतलब फूड को स्टोर करना है, तो आयरन को हम लोग टिनिंग करें या गैल्वेनाइजिंग करें, ये एक सवाल आता है। तो इस सवाल का सही जवाब है कि भाई टिनिंग करना चाहिए, गैल्वेनाइजिंग नहीं करना चाहिए। ओके, अब टिनिंग क्यों करना चाहिए, ओके, या फिर गैल्वेनाइजिंग क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, गैल्वेनाइजिंग करने पर क्या होगा, आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग होगा। तो सपोज ऐसे हमारा आयरन का मैंने ये कंटेनर लिया है, ओके, इसके ऊपर ऐसे जिंक का कोटिंग है, ठीक है, मैं ऐसे ब्लैक कलर का कोटिंग दिखाता हूँ, जिंक का कोटिंग है, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे जो फूड में जो एसिड्स होते हैं ना, ओके, ये फूड के एसिड्स, सपोज ये ऐसे फूड में एसिड्स है, तो ये फूड के एसिड्स जिंक को ना अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे, घोल लेंगे, तो जिंक को अपने अंदर लेंगे। अब फूड के जो एसिड्स है हम लोग खाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड के एसिड्स कोई हानिकारक नहीं है, फूड में जो एसिड्स होते हैं वो। पर अगर फूड में कहीं जो एसिड्स है उनमें जिंक चला गया इस गैल्वेनाइज्ड आयरन में से, ओके, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन है, राइट, जिसको जिंक की कोटिंग है, तो इस गैल्वेनाइज्ड आयरन में से जिंक चला गया अगर फूड के एसिड में, तो भाई साहब पॉइजनस कंपाउंड बनेंगे जो हम खाते ही हमें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो जिंक, गैल्वेनाइज्ड कंटेनर में से जिंक अगर फूड के एसिड में चला गया, तो वो फूड में जो, तो वो हम लोग ने अगर फूड वो खा लिया तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि पॉइजनस कंपाउंड बने हुए होंगे, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसीलिए टिनिंग करना चाहिए, गैल्वेनाइजिंग नहीं करना चाहिए। ओके, उसके अलावा क्रोम प्लेटिंग एक मेथड है, तीसरा मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। देखो, इसमें ना ये वाला मेथड यूज किया जाता है मोस्टली ऐसे आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए जो हम लोग ज्वेलरी या फिर थोड़े मोटर पार्ट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। ओके, अब करते क्या है, क्रोम प्लेटिंग मतलब क्या होता है वो समझते हैं। क्रोम प्लेटिंग मतलब हम लोग ना इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं आयरन को। कौन से मेटल से, भाई क्रोमियम है, निकल है, कॉपर है, टिन है। ओके, देखो क्रोमियम, निकल, कॉपर, टिन, ठीक है, इनसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेट करना मतलब क्या होता है उसको आप बाद में समझ लेना, फिलहाल तो इतना समझ लेना, मतलब उसको हम लोग बाद में समझेंगे जब इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9, 10th में आप पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेना कि हम लोग भी उसको कोटिंग ही दे रहे हैं। ओके, एक लेयर की कोटिंग लगा रहे हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं, किसकी कोटिंग, क्रोमियम, निकल, टिन या फिर कॉपर की। तो क्रोमियम, निकल, टिन या फिर कॉपर की हम लोग कवरिंग लगा देंगे, कोटिंग कर देंगे हमारे आयरन पर। ओके, इन चारों ये जो चारों है, क्रोमियम, निकल, टिन, कॉपर, ओके, इनका कोटिंग लगा देंगे हमारे आयरन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये हो गया क्रोम प्लेटिंग,
ठीक है। करते किसके लिए है उन आयरन आर्टिकल्स के लिए, जैसे मैंने बताया आपको डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी या फिर थोड़ा बहुत ऐसे शाइन वगैरह होना चाहिए ना, अच्छा खासा दिखना चाहिए। जैसे कि आजकल के मोटर बाइक्स या फिर कार्स वगैरह में थोड़ा अच्छा खासा बाहर का उनका बॉडी अगर दिखे तो मस्त एकदम, पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे, मतलब पैसे भी अच्छे खासे देने पड़ते हैं उनको बाय करने के लिए, राइट। तो उसके चक्कर में डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए जो आयरन आर्टिकल्स यूज किए रहते हैं उनको क्रोम प्लेटिंग की जाती है। क्यों भाई? रस्ट से बचे, करेक्ट, सबसे पहली चीज। ओके, क्योंकि ये रस्ट हो गया तो फिर कस्टमर आएगा बोलेगा अरे यार कैसा आयरन कार्ड, मतलब कैसे आयरन के पार्ट्स लगाए हैं आपने, कितना रस्ट हो गया वो फटाक से, राइट। तो उसको बचाने के लिए, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम लोग करेंगे क्रोम प्लेटिंग। ओके, अब किस किस का? ज्वेलरी का या फिर हमारे मोटर के पार्ट्स का, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर कुछ मोटर पार्ट्स है, उसको हम लोग क्रोम प्लेटिंग करेंगे फिर लगा देंगे। ओके, तो बच जाएगा हमारा मोटर का पार्ट, रस्ट होने से कम रस्ट होगा। वैसे ही ज्वेलरी में, मतलब या फिर आप कह सकते हो अगर कोई कॉपर का डेकोरेटिव आर्टिकल है, ओके, ज्वेलरी क्यों, मतलब डेकोरेटिव आर्टिकल है कोई, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मस्त कॉपर का रोज दिख रहा है, पर जरूरी नहीं है कि ये कॉपर का रोज पूरा का पूरा कॉपर से बना हो, ये आयरन से बना हुआ हो सकता है, राइट। और उसके ऊपर हम लोग ने कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग इंसान हैं। ओके, दिखाने के लिए हम लोग खाने के दांत दिखाएंगे, ओके, मतलब दिखाने के दांत अलग दिखा सकते हैं हम लोग और खाने के दांत अलग कर सकते हैं खुद के, वैसे हम लोग चीज़ों को भी कर सकते हैं ना, राइट। तो नकली वाला जो सोना होता है वगैरह वगैरह वो वैसे करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं, ओके, आयरन के आर्टिकल्स का कॉपर से। दिखने में ऊपर से वो कॉपर के दिखेंगे पर होंगे तो आयरन के, करेक्ट। ओके, हाँ, और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, ये ना महंगे होते, कॉस्टली होते, ओके। तो ये जो टेक्निक है क्रोम प्लेटिंग वो कॉस्टली है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। ओके, तो रस्ट इज अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, करेक्ट। ओके, तो विच इज, ऑप्शंस क्या है? ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, रेडिश, ब्राउन। अब कलर पूछा है रस्ट का, सिंपल, करेक्ट। तो क्या है भाई? रेडिश ब्राउन, करेक्ट, हमको तो बताइए। तो बाकी का ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक तो है ही नहीं। फिर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड रस्ट इज, क्या होता है? क्या होता है उसका? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर कुछ भी नहीं, इन तीनों में से। तो हम लोग ने देखा है कि वाटर और रस्ट का मिक्सचर किया तो रेड लिटमस ब्लू बन गया, ब्लू मतलब बेसिक, राइट। तो बेसिक होता है, क्लियर। और आगे रीजन बताओ बोल रहे हैं भाई, गैल्वनाइज्ड आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड एज फूड कंटेनर्स। ओके, गैल्वनाइज्ड, अगर हम लोग आयरन के आर्टिकल्स, ओके, गैल्वनाइज्ड ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, आयरन आर्टिकल्स, ओके, हम लोग यूज नहीं करते एज फूड कंटेनर्स। क्यों? ये भी मैंने बताया था, क्योंकि अगर गैल्वनाइज्ड आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे तो हमारे आयरन के कंटेनर के अंदर जो सपोज जिंक का कोटिंग होगा, ओके, इस जिंक का जो कोटिंग है, ओके, ये जिंक के कोटिंग में से अगर हमारे जो फूड हम लोग ने स्टोर किया है, ओके, तो फूड में जो एसिड्स है इनमें जिंक डिसॉल्व हो जाएगा। फूड के एसिड्स में अगर जिंक डिसॉल्व हो गया, खतरनाक कंपाउंड बनाएगा, ओके, पॉइजनस कंपाउंड्स बनाएगा, जो हम लोग खाने के बाद, ओके, ऐसा फूड खाने के बाद हमें दिक्कत होगी, करेक्ट। ओके, तो जिंक फूड के एसिड्स में डिसॉल्व हो जाएगा, ओके, डिसॉल्व होने पर अच्छे कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, वो पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा जो हम लोग खाने पर तकलीफ होगी। इसीलिए हम लोग गैल्वनाइज्ड आयरन आर्टिकल्स को नहीं यूज करते एज फूड कंटेनर्स। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं और आई होप आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। पर ये चीज़ मेरे को बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगा, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।